Hello students, a warm welcome to Obsession. Today we will discuss about current affair of April week 3. आज हम लोग बात करने वाले हैं अप्रैल वीक 3 पर, इसके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर अच्छे तरीके से आप लोगों को देखना है, समझना है और उसके साथ साथ जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जा रही है उसे भी बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है। चलते हैं आज के अपने फर्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पर। देखिएगा आज का हमारा पहला इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या आता है अप्रैल के वीक 3 का। Government of India recently has notified amended rule under the Foreign Exchange Management Act। हाँ भाई, फेमा थोड़ा सा सुना होगा सभी ने, जो भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं। फेमा की बात चल रही है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर कुछ चेंज किया है और वो चेंज क्या किया है कि अभी हमारे देश में जो एफडीआई स्पेस सेक्टर पर है उसको 100% कर दिया है। स्पेस सेक्टर पर एफडीआई की लिमिट 100% कर दिए। 100% एफडीआई स्पेस सेक्टर में अलाउड कर दिया। रिसेंटली दैट अमेंडमेंट अकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे देश की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में एक नया चेंज किया है। वो चेंज क्या है? स्पेस सेक्टर पर एफडीआई 100% कर दिया है। ठीक है, अब ये जो चेंज हुआ है वो किस में हुआ है? वो हुआ है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में। तो आप सभी जानते हैं पहले हमारे देश में होता था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट हुआ करता था जो 1973 में आया था। 1973 वाले एक्ट को रिप्लेस करते हुए 1999 में आया था फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये भी पता होगा सभी को, तो ये भी याद रखना है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 एंड इन 1999 फेमा ने रिप्लेस कर दिया किसको? फेरा को। पहले फेरा हुआ करता था, फेरा खत्म हुआ। 1999 में फेरा की जगह क्या आया? फेमा। और उसी फेमा में अमेंडमेंट करते हुए 100% एफडीआई अलाउड करती है किस पर? स्पेस सेक्टर पर। ठीक है, एक तो पता चल गया फेरा और फेमा के बारे में। अब हम बात करते हैं एफडीआई के ऊपर। तो एफडीआई क्या होती है? सभी को पता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। जब भी कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया में आकर इन्वेस्ट करती है तो उसे एफडीआई बोला जाता है। बाहर वाली कंपनी इंडिया में आती है, इंडिया में आकर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करती है, दैट इज कॉल्ड एज एफडीआई। एफडीआई के इंडिया में दो रूट्स हैं। द फर्स्ट इज ऑटोमेटिक रूट एंड द सेकेंड इज प्रायर परमिशन रूट और अ गवर्नमेंट रूट। इसका दूसरा नाम है प्रायर परमिशन रूट। ठीक है, प्रायर परमिशन रूट। तो ये दो रूट है। एक है ऑटोमेटिक रूट जिसमें बिना किसी की परमिशन लिए आसानी से बाहर वाली कंपनी इंडिया में आ जाती है। दूसरा होता है गवर्नमेंट रूट या प्रायर परमिशन रूट जिसमें परमिशन लेनी पड़ती है। हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एक मिनिस्ट्री है जिसमें आता है CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है इसकी परमिशन लेनी पड़ती है कौन से रूट में? गवर्नमेंट रूट में। तो एफडीआई कितने रूट से होता है? ऑटोमेटिक और प्रायर परमिशन रूट से। तो एफडीआई 100% हो गया किस पर? स्पेस सेक्टर पर एफडीआई 100% हो गया। बट स्पेस सेक्टर पर 100% हो तो गया, उसमें क्या कहा गया? यहां पर 100% में से out of which up to 74% will be through the automatic route and government route will be required for the investment beyond the 74%। अब स्पेस सेक्टर पर एफडीआई 100%, स्पेस सेक्टर पर एफडीआई 100%, बट आउट ऑफ 100 74% with the help of a automatic route। If any foreign company want to invest in India more than 74%, then they have to get permission of government of CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। सिंपल सी बात है, अगर 74% से नीचे बाहर वाली कंपनी इंडिया में एफडीआई कर रही है, ऑटोमेटिक रूट से होगा जिसमें किसी की परमिशन नहीं चाहिए होगी। 74% से ज्यादा अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं स्पेस सेक्टर में तो उन्हें परमिशन चाहिए होगी। किसकी? वो चाहिए होगी CCEA की, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की। क्लियर है?
पहला न्यूज़ क्लियर हो गया, एफडीआई के बारे में, फेरा फेमा के बारे में, एफडीआई के रूट्स के बारे में। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आता है हमारा जीआई टैग। सिंपल है, जीआई टैग सभी को पता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग होता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग मतलब उस जगह की पहचान। अगर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है, कोई भी चीज ऐसी है जो वहां पर फेमस है, उसे फेमस वर्ल्ड लेवल पर बनाने के लिए, ताकि वो सामान पूरे इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में उसकी पहचान बन सके, उसके लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री उसे जीआई टैग दे देती है। जो अभी हाल ही में मिला है तिरंगा बर्फी, वाराणसी की तिरंगा बर्फी को, वाराणसी की तिरंगा बर्फी को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। और उसके साथ साथ अभी हाल ही में मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, ये भी कहाँ का है, ये भी यूपी का ही है, यूपी का ही है ये मेटल क्राफ्ट। इसे भी अभी हाल ही में क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। क्लियर हो गई बात? तो पता चल गया है तिरंगा बर्फी कहाँ की है, वाराणसी यूपी की, और ये मेटल क्राफ्ट कहाँ का है, यूपी के वाराणसी का। इन दोनों को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। अप्रोक्सीमेटली इंडिया में यूपी को कितने जीआई टैग मिल चुके हैं, 75 जीआई टैग मिल चुके हैं। सबसे टॉप पर जीआई टैग लेने वाला स्टेट कौन सा है, यूपी। यूपी के बाद कौन सा आता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के पास 58 जीआई टैग है, यूपी के पास 75 जीआई टैग है, तो सबसे ज्यादा जीआई टैग यूपी के पास है। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 400 से ज्यादा चीजों को जीआई टैग मिल चुके हैं। अभी हाल ही में तिरंगा बर्फी और मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, इसे अभी वाराणसी के हैं, इसे अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। ठीक है, बात किसकी चल रही है, सर उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश रिवाइज कर ले, बड़े दिन से नहीं हुआ है। ये लो, उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल मथुरा वृंदावन में खोला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर इंडस फूड शो हुआ ग्रेटर नोएडा के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी हाल ही में बोइंग नाम की अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी ने खुर्जा में अपना पहला डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर लगाया है। उत्तर प्रदेश के अंदर पहला गंगा तिरी काव के लिए कंजर्वेशन सेंटर लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की है, जिसमें 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा यंग एंटरप्रेन्योर्स को। उसके साथ साथ इंडिया का पहला इंडिजीनियसली बिल्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी बोट अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी में चलाया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी में चलाया गया है, जिसे कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। इंडिया का पहला इंडिजीनियसली बिल्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी बोट, जिसे कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया, वाराणसी में से चलाया गया है। उसके साथ साथ अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड हो चुके हैं अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश के बारे में। सबसे पहला पॉइंट कौन सा था, उत्तर प्रदेश के अंदर तिरंगा बर्फी वाराणसी की और मेटल कास्टिंग क्राफ्ट वाराणसी का, जिसे जीआई टैग मिला है। इंडिया का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश, इंडस फूड शो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, बोइंग नाम की अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी ने पहला डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर लगाया उत्तर प्रदेश के खुर्जा में। उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा तिरी काव के लिए पहला कंजर्वेशन सेंटर बना पूरे ऑल ओवर इंडिया का, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के अंदर यूथ एंटरप्रेन्योर को बूस्ट करने के लिए 1 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया हमारे देश की सरकार में। उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत इंडिया की पहली इंडिजीनियसली बिल्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी बोट उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चलाई गई। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये सारी बातें किससे रिलेट कर रही थी, हाँ भाई, ये सारी बातें रिलेट कर रही थी उत्तर प्रदेश से। तो एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर किया एसोसिएटेड विद द उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक पॉइंट को आराम से पढ़कर समझना है। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नेक्स्ट न्यूज की ओर।
नेक्स्ट न्यूज़ आता है एयरपोर्ट से रिलेटेड। तो मतलब इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में मैं सारे एयरपोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर पड़ता है? कतर दोहा में। कतर दोहा में पड़ता है, जिसको अभी हाल ही में वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? हमाद एयरपोर्ट। वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट अकॉर्डिंग टू द सर्विसेज, वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा बना है? हमाद एयरपोर्ट, जो कहाँ पर पड़ता है? कतर दोहा में पड़ता है। ये अवार्ड दिया किसने है? स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। ये सेरेमनी जर्मनी के अंदर हुई थी, जहां पर हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। ये सेकंड बार है जो कॉन्टिन्यूसली इसी एयरपोर्ट को ही ये अवार्ड मिल रहा है। क्लियर हो चुकी है बात? तो वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट अगर आ जाए तो वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? हमाद एयरपोर्ट। वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? हमाद एयरपोर्ट। और ये हमाद एयरपोर्ट का पड़ता कहां पर है? दोहा के अंदर, कतर में। ठीक है, एयरपोर्ट से रिलेटेड सर और क्या चल रहा था? याद करो, एयरपोर्ट से रिलेटेड अभी थोड़े दिन पहले पढ़ाया था विस्तारा। विस्तारा अभी हाल ही में बेस्ट एयरलाइंस बनी थी। विस्तारा अभी हाल ही में बेस्ट एयरलाइंस बनी थी। विंग्स इंडिया नाम का अभी हाल ही में एक प्रोग्राम हुआ था, विंग्स इंडिया। और ये कहां पर हुआ था विंग्स इंडिया? सर ये जो विंग्स इंडिया हुआ था, ये हुआ था हैदराबाद में। विंग्स इंडिया नाम का जो एरोप्लेन इंडस्ट्री का एक कह सकते हैं प्रोग्राम था, विंग्स इंडिया, ये हुआ था हैदराबाद में। वहां पर विस्तारा को बेस्ट एयरलाइंस का अवार्ड मिला था। कौन सी बेस्ट एयरलाइंस थी? विस्तारा। और ये विंग्स इंडिया कहां पर हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। उसके साथ साथ अभी हाल ही में इंडिगो ने जीता है एयरलाइंस ऑफ द ईयर का अवार्ड। एयरलाइंस ऑफ द ईयर का अवार्ड एट एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड। एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड में कौन बना है? इंडिगो बना है। उसके साथ साथ विंग्स इंडिया में बेस्ट एयरलाइंस कौन सी बनी है? विस्तारा बनी है। उसके साथ साथ अभी हाल ही में टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट में इंडिया का कौन सा एयरपोर्ट शामिल हुआ है? इंडिया का दिल्ली एयरपोर्ट, जिसका नाम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट में अभी हाल ही में शामिल हुआ है वर्ल्ड के। तो यहाँ पर 4 न्यूज़ होते हैं, ये हमारे एयरपोर्ट से रिलेट करते हैं, दोबारा सुनेंगे। पहला आता है वर्ल्ड का अभी हाल ही में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला है? स्काई ट्रैक्स के अनुसार वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट कतर के अंदर दोहा का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट बना है। उसके साथ साथ विंग्स इंडिया नाम का अभी हाल ही में एरो शो कहाँ पर हुआ था? एरो शो मतलब एरोप्लेन इंडस्ट्री का प्रोग्राम कहाँ पर हुआ था? ये हैदराबाद में हुआ था, जहां पर बेस्ट एयरलाइंस कौन सी बनी थी? विस्तारा। ठीक है, बट एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड में एयरलाइंस ऑफ द ईयर कौन बना है? एयरलाइन ऑफ द ईयर वो इंडिगो बना है। साथ साथ बिजिएस्ट एयरपोर्ट में अभी हाल ही में टॉप 10 के वर्ल्ड के बिजिएस्ट एयरपोर्ट में इंडिया का कौन सा एयरपोर्ट बना है? दिल्ली का इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ये टॉप 10 में शामिल हुआ है, 10th पोजीशन इसकी आई है। ये वर्ल्ड के टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट में शामिल हुआ है। क्लियर है? एयरपोर्ट से रिलेटेड ये चारों न्यूज़ इकट्ठी कर जो थी वो मैंने आपके सामने लिख दी है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक की ये एयरपोर्ट इंडस्ट्री की, एरो इंडस्ट्री की ये सारी की सारी न्यूज़ हैं। ओके, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। आगे चलते हैं। टाइम्स इंडिया के अनुसार अभी हाल ही में टॉप मोस्ट 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट आई। टाइम्स यूएसए की मैगजीन है, सभी को पता है। इस यूएसए की मैगजीन के अनुसार टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट आई है। मोस्ट 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल की जो लिस्ट आई है उसके अंदर इंडिया के कितने, इंडिया की बात करें तो उसमें इंडिया के 8 पर्सनैलिटीज आते हैं, जिनके नाम आप लोगों को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिएगा। आलिया भट्ट, देव पटेल, साक्षी मलिक, सत्य नडेला, अजय पाल सिंह बांगा, उसके साथ है जिगर शाह, उसके साथ खान, उसके साथ है प्रियम वदा, नटराजन। ये 8 पर्सनैलिटी हैं जो टॉप
100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल की लिस्ट में शामिल हुआ है। किसकी? टाइम्स की। नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो याद रख लेना। इंडिया और इंडियन ओरिजिन के कितने लोग हैं जो टाइम्स की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में शामिल हुए हैं? आपका आंसर होगा 8 में से ये कुछ नाम तो याद रह जाएंगे। आलिया भट्ट है, जैसे साक्षी मलिक हैं, जैसे अजय पाल सिंह बांगा है, ये थोड़े बहुत याद रह जाएंगे। अगर ना रहे तो 8 याद रख लेना। बट लेकिन ये जरूर याद रख लेना, टाइम्स मैगजीन के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर कौन बनी है? एक सिंगर है जिनका नाम है टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट टाइम मैगजीन के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर बनी है। बस टाइम्स मैगजीन के अनुसार T फॉर टाइम्स, T फॉर टेलर, टाइम्स टेलर, टाइम्स मैगजीन के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम्स मैगजीन के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम्स मैगजीन के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर, टेलर टाइम्स, टेलर टाइम्स, टेलर टाइम्स। ठीक है, टेलर स्विफ्ट बनी है टाइम्स मैगजीन के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर। क्लियर है? चलिए अगले न्यूज की ओर चलते हैं। अगला न्यूज आता है हमारा ये, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट। अभी हाल ही में डाटा आया ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट का, जिसमें ये कहा इंडिया ने 2.3 मिलियन हेक्टेयर ऑफ ट्री कवर बिटवीन द 2001 एंड 2003, 2001 से 2000 सालों में इंडिया मिलियन हेक्टेयर का ट्री कवर को कम कर दिया है। पेड़ काटते जा रहे हैं। 2.3 हेक्टेयर भूमि पर जो पेड़ लगे हुए थे वो काट दिए गए हैं। 2001 से लेकर 2023 तक इंडिया ने इतना सारा ट्री कवर को गवाया है, खोया है। 2.3 मिलियन हेक्टेयर पर ट्री कवर को खोया है। क्लियर हो गई बात? वो कह रहे हैं सबसे ज्यादा लॉस हुआ है आसाम को। आसाम एक्सपीरियंस द हाईएस्ट लॉस विद 3,24,000 हेक्टेयर। तो आसाम का इसमें सबसे बड़ा लॉस है। सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं ट्री कवर कम हुआ है, वो हाईएस्ट लॉस जो हुआ है वो आसाम को हुआ है। ठीक है, 23 सालों में 2.3, इतना तो याद रहेगा, 23 सालों में 2.3 हेक्टेयर जो है वो ट्री कवर कम हुआ है, जिसमें से सबसे ज्यादा कम कहां पर हुआ है? आसाम में हुआ है। ओके, अब आप पूछोगे सर इंडिया में सबसे ज्यादा ट्री कवर कौन से स्टेट में है? तो ये भी जान लो, इंडिया में सबसे ज्यादा जो ट्री कवर है वो मध्य प्रदेश में है। इंडिया में मैक्सिमम ट्री कवर कौन से स्टेट में है? योर आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्री कवर है। ओके, नेक्स्ट न्यूज की ओर इंफॉर्मेशन को मैं चेक करूंगा। मैंने ना कुछ आप लोगों को महारत्न नवरत्न कंपनियों के बारे में बताया था। ठीक है, उसमें कुछ बाय मिस्टेक मैं महारत्न जो थी, महारत्न को नवरत्न बोल गया था। ठीक है, प्लीज उसे करेक्ट कर लेना। मैंने जब उसकी रिकॉर्डिंग चेक करी तो बाय मिस्टेक में उसमें कुछ गलती से बोल गया था, उसके लिए आई एम सॉरी। तो डोंट वरी अबाउट दैट। बट यहाँ पर सारी महारत्न नवरत्न कंपनीज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलो तो बात चलती है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, अभी हाल ही में उसे मिला है नवरत्न का स्टेटस। नवरत्न का स्टेटस मिला है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अभी हाल ही में कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी बनी है? आपका आंसर है NFL, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड अभी हाल ही में कैसी कंपनी बनी है? वो अभी हाल ही में नवरत्न कंपनी बनी है। ठीक है, कैसी कंपनी? नवरत्न। आप सभी को पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐसी कंपनी जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है। बेस्ट परफॉर्मेंस देने का मतलब क्या होता है सर? बेस्ट परफॉर्मेंस देने का मतलब होता है कि ऐसी कंपनीज जिसका प्रॉफिट 5,000 करोड़ से ऊपर हो, नेटवर्थ 15,000 करोड़ से ऊपर हो, टर्नओवर 25,000 करोड़ से ऊपर हो और वो स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड हो, साथ साथ वो नवरत्न भी हो। अगर ये कोई भी सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी पांचों कंडीशन को पूरा कर लेती है तो उसे बना दिया जाता है महारत्न कंपनी। कैसी कंपनी? महारत्न। महारत्न के बाद कुछ ऐसे ही गाइडलाइंस हैं बनने के लिए सेकंड लेवल की कंपनी, वो कौन सी होती है? नवरत्न। और उससे ऐसे नीचे की ओर है मिनी रत्न कंपनी।
हाँ भाई, कितने टाइप की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैटेगरी में हाईएस्ट वाली होती है? पूरी क्लास में कुछ बच्चे फर्स्ट आते हैं, कुछ सेकंड आते हैं, कुछ थर्ड आते हैं, पूरी क्लास मान लो वो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज है। पूरी क्लास में से ऐसी कंपनी जो इन पांचों कंडीशन को पूरा कर देती है वो महारत्न, और ऐसे ही कुछ और कंडीशन नवरत्न के लिए डाली हैं, कुछ और कंडीशन मिनी रत्न के लिए डाली हैं। जो इन तीनों कैटेगरी में नहीं आती है वो नॉर्मल पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज कहलाती हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट वाली महारत्न, उसके बाद नवरत्न, उसके बाद मिनी रत्न। और अभी हाल ही में कौन सी कंपनी महारत्न में शामिल हुई है ये देख लीजिएगा सर। अभी हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड अभी हाल ही में महारत्न, सॉरी महारत्न नहीं, नवरत्न कंपनी में शामिल हुई है। मैं फिर दोबारा महारत्न भूल गया हूँ, ध्यान से समझिएगा। नवरत्न बनी है कौन सी कंपनी? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को कौन सा स्टेटस मिला है? नवरत्न का स्टेटस मिला। महारत्न नहीं, सेकंड वाली नवरत्न का स्टेटस मिला। ठीक है, किसी भी कंपनी रत्न कंपनी बनना है तो उसे नवरत्न होना पड़ेगा। अगर किसी को नवरत्न बनना है तो मिनी रत्न बनना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि सीधा सीधा आप फर्स्ट में आ जाओ, नहीं, फर्स्ट आने के लिए पहले सेकंड आना पड़ेगा, सेकंड आने के लिए पहले थर्ड आना पड़ेगा। मतलब मिनी रत्न जो है, मिनी रत्न कंपनी में से ही कुछ कंपनी नवरत्न बनती है, नवरत्न में से ही कुछ कंपनी महारत्न बनती है। ओके, याद रखिएगा। उसके बाद बात ये चल रही है अभी हाल ही में कौन सी कंपनी को नवरत्न का स्टेटस मिला? एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को। और उसके साथ साथ अभी हाल ही में इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, और उसके साथ साथ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन्हें भी किसका स्टेटस मिला है? नवरत्न का स्टेटस मिला है। हाँ भाई, किसका स्टेटस मिला है? तो पता चल चुका है अभी हाल ही में कितनी नवरत्न बनी। सर एक तो बनी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, और एक और कौन सी बनी? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। उसके साथ एक और कौन सी बनी? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये सारी कैसी बनी है? नवरत्न बनी है। और इनसे ऊपर की कौन सी होती है? महारत्न। अब बात चलती है सर ये भी बता दो इंडिया में महारत्न कितनी है, इंडिया में नवरत्न कितनी है, इंडिया में मिनी रत्न कितनी है। ठीक है, और मिनी रत्न में याद रखो, मिनी रत्न में दो कैटेगरीज होती है, मिनी रत्न कैटेगरी 1 और मिनी रत्न कैटेगरी 2। ठीक है, दो कैटेगरी होती है, मिनी रत्न कैटेगरी 1, मिनी रत्न कैटेगरी 2। अब बात चल रही है महारत्न। सर इंडिया में महारत्न कितनी है? पहले हुआ करती थी 10, 10 के बाद 11वीं बनी हमारी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। 12वीं बनी हमारी REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। और 13वीं बनी हमारी कौन सी? ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया हमारी 13th महारत्न कंपनी बनी, 13th महारत्न कंपनी बनी। एट प्रेजेंट टोटल 13 महारत्न कंपनी है। याद रख लो, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया, मैं गलती से बोल गया था, लेकिन अब बिल्कुल कंफर्मेशन ले लो। अगर आपसे कोई पूछे सर इंडिया में कितनी महारत्न कंपनी है, आप कहोगे सर इंडिया में 13 महारत्न कंपनी है, 13 महारत्न कंपनी है। बात नवरत्न की चल रही थी। सर इंडिया में नवरत्न कितनी है? पहले हुआ करती थी ये 16, 16 के बाद अभी 15वीं 16वीं कौन सी बनी थी लास्ट? 15वीं 16वीं कौन सी बनी थी? एक बनी थी रिट्स और एक बनी थी इरकॉन, ये 15वीं 16वीं बनी थी। ठीक है, और ये बात यहाँ पर चल रही है। और अगर मैं बात कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है, तो 15वीं 16वीं भी बनाई गई थी। और अगर बात कर लेता हूँ अभी कौन कौन सी बनी है, 17वीं 8वीं और 19वीं। 16 तो ये हो गई ना, 16 तो ये आप लोगों को पता चल गए। 16 के बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ 17 18 19, जिसका न्यूज मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया। कौन कौन सा न्यूज पढ़ाया? देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बताया था ये बनी हमारी 17th, जिसका नाम नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है। उसके साथ हमारी बनी यहाँ पर 18th, वो थी हमारी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। और उसके साथ साथ हमारी 19th बनी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर कितनी हो चुकी हैं, तो ये आप लोगों को पता चल चुका है, टोटल 19 नवरत्न कंपनीज हो चुकी हैं। क्लियर है? हाँ भाई,
टोटल कितनी हो गई? टोटल आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि टोटल कितनी नवरत्न कंपनीज हो चुकी है। ओके, एनी डाउट ऑफ एनीवन? जस्ट अ मिनट। चलिएगा, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका है। सेकंड वीडियो पोज हो चुकी है आई थिंक कुछ चलो कोई बात नहीं, ऐसे देख लो बिना वीडियो के। आई थिंक माय वॉइस इज टोटली क्लियर नाउ। वी विल मूव फॉरवर्ड ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज। ओके, ध्यान से देखिएगा। ये आप लोगों को महारत्न नवरत्न पता चल गया ना? हाँ भाई, अब यहाँ पर क्या क्या पता चला एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। सर इंडिया में एक तो हमें पता चली महारत्न कंपनीज कितनी है। महारत्न हमें पता चल चुकी है सर, इंडिया में महारत्न कंपनीज हैं 13। उसके बाद इंडिया में नवरत्न का स्टेटस भी बता देता हूँ सर। इंडिया में नवरत्न कंपनी कितनी है? पहले थी 16 + 3 नहीं हो गई, और ये हो गई आज की डेट में 19। और इंडिया में सर मिनी रत्न कंपनीज कितनी हैं? मिनी रत्न की मैंने बताया, मिनी रत्न की 2 कैटेगरी हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। सर कैटेगरी 1 में कितनी आती हैं? इस कैटेगरी 1 में जो आती हैं वो आती हैं 63, कैटेगरी 2 में आती हैं 12, टोटल मिलाकर 75 मिनी रत्न कंपनीज हैं इंडिया में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा जो भी याद रहे वो याद आप लोगों को रखना है। मिनी रत्न कंपनीज भी आपको क्लियर हो चुका है। महारत्न कंपनी 13, नवरत्न कंपनी 19 और मिनी रत्न कंपनी 75। मिनी रत्न कंपनी 75 है, जिसमें कैटेगरी 1 में 63, कैटेगरी 2 में 12 आती है। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज आता है आईएमएफ के बारे में। सभी को पता आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ब्रिटन वुड्स समिट हुआ था। ब्रिटन वुड्स समिट जो था वो हमारे वर्ल्ड लेवल पर हुआ था यूएसए के अंदर, ब्रिटन वुड्स नाम के शहर में, जिसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन, 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, 2 ट्विंस पैदा हुए थे। एक का नाम वर्ल्ड बैंक, दूसरे का नाम आईएमएफ है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को दोनों को ब्रिटन वुड्स ट्विंस बोला जाता है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को ब्रिटन वुड्स ट्विंस बोला जाता है। और उसी में दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, यूएसए की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। डीसी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, डीसी मतलब ये बोला डीसी नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर डीसी की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। ओके, तो वहीं दोनों का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक का भी और आईएमएफ का भी। तो आईएमएफ की अभी हाल ही में एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अपॉइंट किया है बुल्गारिया की इकोनॉमिस्ट क्रिस्टीना जॉर्जीवा को सेकंड टर्म के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर। तो एमडी बनी है किसकी? आईएमएफ की। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? दूसरे टर्म के लिए। पहले 2019 से लेकर 24 तक थी, अब 24 से आगे इनको बढ़ा दिया गया है। 24 से आगे इनको बढ़ा दिया गया, आगे 5 सालों के लिए बनी है। नाम क्या है? क्रिस्टीना जॉर्जीवा। क्रिस्टीना जॉर्जीवा किसकी? आईएमएफ की। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो नई मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है, उनका नाम क्या है? क्रिस्टीना जॉर्जीवा। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। अभी हाल ही में आर्यभट्टा अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड है? आर्यभट्टा अवार्ड। किसे मिला है? आर्यभट्टा अवार्ड मिला है पावुलुरी सुब्बाराव को। पावुलुरी सुब्बाराव को अभी हाल ही में जो सीईओ हैं अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड के, अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सीईओ हैं, उन्हें अभी हाल ही में आर्यभट्टा अवार्ड मिला है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से आर्यभट्टा अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है अभी हाल ही में पावुलुरी सुब्बाराव। ये ऐसा क्या काम किया? ये यहाँ पर इन्हें आर्यभट्टा अवार्ड दे दिया गया। अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हमारे देश में इसरो के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स बनाती हैं, डीआरडीओ के लिए अलग अलग डिफेंस सेक्टर के इक्विपमेंट्स बनाती हैं।
ऐसी ऐसी काम करती है ना, तो ये जो कंपनी है, ऐसी जो कंपनी है तो बेशक प्राइवेट कंपनी, लेकिन हमारे इंडिया के लिए, इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स बनाकर हमारे इसरो को सप्लाई करती है ये कंपनी, अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड। उसके सीईओ हैं जिनका नाम क्या है, पावुलुरी सुब्बाराव। पावुलुरी सुब्बाराव को एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने अभी आर्यभट्ट अवार्ड दिया। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने आर्यभट्ट अवार्ड दिया है। क्लियर हो गई बात? आर्यभट्ट अवार्ड किसको मिला है? पावुलुरी सुब्बाराव। ठीक है, ये भी पता चल गया। उसके साथ साथ अभी हाल ही में एक बुक बहुत ही फेमस हुई सलमान रुश्दी की। सलमान रुश्दी की उस बुक का नाम है नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर। सलमान रुश्दी बहुत ही माने ताने राइटर हैं, बहुत सारे अवार्ड्स इन्हें वर्ल्ड लेवल पर भी मिल चुके हैं। सलमान रुश्दी की एक बुक नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर, ये बुक अभी हाल ही में पब्लिश हुई है। याद रखिएगा, बुक का नाम नाइफ। किसने लिखी है? सलमान रुश्दी ने। उसके बाद अगला न्यूज आता है हमारा, आईपीएस ऑफिसर नालिन प्रभात अब अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अभी हाल ही में जो अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर जनरल, वो कौन हुए? नलिन प्रभात। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड क्या है, सभी को पता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का पार्ट है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जिसके अंदर टोटल 7 आती हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस, होम मिनिस्ट्री का पार्ट होती है, होम मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जिसमें आसाम राइफल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस एंड सशस्त्र सीमा बल, ये सारे उसी के ही पार्ट हैं। क्लियर हो गई बात? हाँ भाई, ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल चुका है, ये हमारी होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। अभी हाल ही में उसी में से ही जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अभी डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? नलिन प्रभात अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में आती है, टोटल 7 इसका पार्ट है, होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। आगे बात कर लेते हैं, कुवैत के अमीर अपॉइंट हुए हैं शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल शाबाह, नए प्राइम मिनिस्टर। कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने? कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल शाबाह। तो आप लोग इतना सा नाम याद रखिएगा, अहमद अल शाबाह। ठीक है, अहमद अल शाबाह कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अहमद अल शाबाह कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कुवैत की बात चल रही है, कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी है। कुवैती दिनार इसकी करेंसी है। किसकी? कुवैत की। तो कुवैत की कैपिटल पता चल गई, कुवैत की करेंसी पता चल गई। कुवैत के कौन अपॉइंट हुए हैं? अहमद अल शाबाह। कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी एंड करेंसी कुवैती दिनार। आगे बढ़ चलते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को अभी नेवल चीफ अपॉइंट किया है, इंडियन नेवी के चीफ। इंडियन नेवी के नेक्स्ट चीफ जो बन रहे हैं, पहले वाइस एडमिरल हुआ करते थे, यहाँ पर पता चल गया। तो इंडियन नेवी के नए चीफ कौन अपॉइंट हुआ है? बस उतना सा नाम याद रखना है, इंडियन नेवी के नए चीफ अपॉइंट हो रहे हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो रिप्लेस कर रहे हैं आर हरि कुमार को। आर हरि कुमार रिटायर हो रहे हैं 30 अप्रैल को। आर हरि कुमार के रिटायर होने के बाद नए नेवल चीफ कौन बनेंगे? दिनेश कुमार त्रिपाठी इंडियन नेवी के नए चीफ अपॉइंट हो रहे हैं। ठीक है, नेवी की बात चल रही है तो नेवी डे कब मनाते हैं? सर 4 दिसंबर को मनाते हैं, हमें पता है। दोबारा सुन लो, नेवी के चीफ जो अपॉइंट हो रहे हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जो रिप्लेस कर रहे हैं आर हरि कुमार को। दिनेश कुमार त्रिपाठी नेवी के नए चीफ होने वाले हैं। उसके साथ साथ नेवी डे 4 दिसंबर को होता है। ठीक है, चलिए अगले न्यूज पर चलते हैं। वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को, जिसका थीम क्या था इस बार?
जिसका थीम इस बार रेजोनेट एजुकेट सेलिब्रेट, रेजोनेट एजुकेट सेलिब्रेट, रेजोनेट एजुकेट सेलिब्रेट। किसका थीम है? वर्ल्ड वॉइस डे का। कब होता है? 16 अप्रैल को। वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके साथ साथ नेशनल सिविल सर्विसेज डे, नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और अर्थ डे, अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाते हैं, जिसका थीम प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। याद रखिएगा, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक जिसका थीम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना एक और मैंने ट्रिक बनाई है डेज को याद करने की, वो देख लो, थोड़ी सी ट्रिक है। अभी हमने देखा, अभी 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई दिख रहा होगा, दिख रहा है सभी को। 22 मार्च को होता है वाटर डे। कौन सा डे? वाटर डे। 22 अप्रैल को होता है अर्थ डे। और 22 मई को होता है बायोडाइवर्सिटी डे, बायोडाइवर्सिटी। तो आपको क्या ये याद रह जाएगा? सबसे नीचे पानी, पानी के ऊपर धरती, धरती के ऊपर बायोडाइवर्सिटी। सिंपल सी बात, पहले पानी, पानी के ऊपर धरती, धरती के ऊपर फूल पौधे पत्ते, ये जो सारा कुछ है, जीव जानवर सब कुछ उसके ऊपर है, बायोडाइवर्सिटी। तो यार याद करो, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। 22 मार्च को वाटर डे, वाटर डे के ऊपर अर्थ डे, अर्थ के ऊपर हमारा कौन सा? बायोडाइवर्सिटी। नीचे पानी है, पानी के ऊपर धरती है, धरती के ऊपर फूल पौधे पत्ते, जंगली जीव जानवर सब कुछ है। तो याद रखना 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। तो ये आप लोगों को एक छोटा सा कुछ डेज याद रखने की ट्रिक मैंने यहाँ पर डाली है, ठीक है, ताकि आसानी से आप लोगों को ये डेज याद हो जाए। क्लियर है? हाँ भाई, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है? इसमें कोई किसी का कोई डाउट है तो आप लोग स्पेशल नंबर लेकर सर से आप बात भी कर सकते हैं। वैसे तो एक एक चीज़ आप लोगों को बार बार मैं क्लियर करवा रहा हूँ। ओके, तो ये छोटा सा ट्रिक था ये डेज का। तो ये थे हमारे अप्रैल के वीक 3 के। अब हम चलेंगे अप्रैल के वीक 4 पर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन, नए सेशन के साथ अप्रैल के वीक 4 को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल।